Hello everyone, this is Varjesh Verma and today we are going to discuss Nodia's sample paper 7. So let us start. So today's first question is, how did Valli develop a longing for the bus ride? कैसे वल्ली के अंदर बस राइड लेने की इच्छा जाग गई? The answer is, Valli's favorite pastime was to stand on her doorway to watch outside. This gave her immense joy and much unusual experiences, particularly the bus that passed through her village in each hour. ठीक है, वल्ली का जो फेवरेट पास टाइम था वो क्या था, वो डोरवे पे खड़ी होती थी और बाहर की तरफ देखती थी, जिससे बहुत ज़्यादा उसे हैप्पीनेस मिलती थी, पर्टिकुलरली उस बस से जो हर घंटे में उनकी गली में से निकलती थी टाउन की तरफ. As she watched it regularly, a tiny wish crept into her head, that was of riding on the bus. This wish gradually became an overwhelming desire. और क्योंकि वो उसे रोज ही देख रही थी, एक छोटी सी विश उसके माइंड में डेवलप हो गई और वो क्या थी कि उसे भी बस की राइड लेनी है. एंड धीरे धीरे वो जो विश थी, इट बिकम एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. ये उसकी ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन गई. क्लियर? नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट डिड द बुद्धा प्रीच टू द पीपल? गौतम बुद्धा ने लोगों को क्या लेसन सिखाया थ्रू द चैप्टर द सरमन एट बनारस? सो द आंसर इज, द बुद्धा सेड दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल मॉर्टल्स. बुद्धा कहते हैं कि जो डेथ है ये सभी मॉर्टल्स के लिए कॉमन है, इंसानों के लिए कॉमन है. नो वन कैन escape इट, और कोई भी इससे नहीं भाग सकता. ही ऑल्सो कंपेयर्ड ह्यूमन बींग्स टू अ राइप फ्रूट दैट वन डे मस्ट फॉल. और वो इंसानों को कंपेयर करता है एक पके हुए फ्रूट से जो कि एक ना एक दिन तो पेड़ से नीचे गिरेगा ही. ही ऑल्सो प्रीज दैट नो अमाउंट ऑफ वीपिंग एंड लेमेंटिंग कैन ब्रिंग बैक अ डेड. वो कहते हैं कि किसी भी तरह का रोना धोना या अफसोस मनाना किसी मरे हुए इंसान को जिंदा नहीं कर सकता. सो वाइस मैन डोंट ग्रीव, तो इसलिए समझदार इंसान ग्रीव नहीं करेगा. वीपिंग एंड लेमेंटिंग रेदर स्पॉइल्स वन हेल्थ. अगर वीपिंग एंड लेमेंटिंग की बात करें तो वो क्या होगा, वो उल्टा हमारी हेल्थ को और ज़्यादा स्पॉइल कर देगी, ख़राब कर देगी. सो टू ओवरकम सोरो, और हमें क्या करना चाहिए, सोरो से ओवरकम करना चाहिए. एंड वन नीड टू बी फ्री ऑफ सोरो, ताकि वो सोरो से फ्री हो जाए. क्लियर? नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन हाइना एंड क्रोकोडाइल? तो हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में कैसे डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है? थ्रू द पोएम हाउ टू टाइल वाइल्ड एनिमल. तो आंसर है, अ हाइना एंड अ क्रोकोडाइल आर बोथ बीस्ट ऑफ प्रे. दोनों के दोनों बीस्ट ऑफ प्रे हैं, शिकारी हैं. एंड बट हैव डिस्टिंक्ट लुक्स एंड हैबिट, लेकिन उनकी हैबिट्स और लुक्स जो है वो बहुत ही अलग अलग हैं. हाइना अपीयर्स टू बी स्माइलिंग वाइल ईटिंग हिज प्रे. जब हाइना खा रही होती है अपने प्रे को, अपने शिकार को, तो ऐसा लगता है जैसे कि वो स्माइल कर रहा है. वेयर एज, जबकि दूसरी तरफ, अ क्रोकोडाइल इज इन हैबिट ऑफ वीपिंग एंड शेडिंग टीयर्स वाइल स्वेलोइंग इट्स विक्टिम. और माना जाता है कि जब क्रोकोडाइल अपने विक्टिम को खा रही होती है तो इट्स अपियर लाइक शी इट इज़ वीपिंग एंड शेडिंग टीयर. यहाँ वीपिंग की स्पेलिंग में पी मिसिंग है, तो करेक्ट कर लेना. क्लियर? Now the question number 4 is, describe the havoc created by Miss Bill on the aeroplane when it came out of the box. हैवोक का मतलब अफरा तफरी. मिस बिल किस तरह की अफरा तफरी मचा देता है प्लेन के अंदर जब वो बॉक्स से बाहर आता है? आंसर इज, when Maxwell opened the box, Miss Bill jumped out and disappeared at high speed down the aircraft. मैक्सवेल जैसे ही बॉक्स ओपन करता है, मिस बिल उसमें निकलता है और बहुत तेज़ी से भागता है एयरक्राफ्ट के बीच में. द पैसेंजर इन द प्लेन गॉट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड क्राइंग. जितने भी पैसेंजर वो बैठे होते हैं प्लेन में, वो सारे डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं. मैक्स ट्राइड टू कैच हिम. मैक्स कोशिश करता है कि वो कैच कर सके मिस बिल को, बट ही फेल्ड. ही कॉजेज अ ग्रेट ह्यू एंड क्राई इन द एयरक्राफ्ट. और जो हमारा मिसबिल है वो बहुत ज़्यादा हेवोक ह्यूज एंड क्राई क्रिएट कर देता है इन द एयरक्राफ्ट. क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 5 इज, what do you think would be enough to destroy the world? Can fire and ice contribute to it? मीन्स
आपके अकॉर्डिंग क्या चीज़ दुनिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है? क्या इसमें फायर और आइस का कोई कंट्रीब्यूशन होगा? सो द आंसर इज आवर डिज़ायर्स एंड हेट्रेड वुड बी इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। अगर दुनिया को तबाह करने की बात करें तो हमारी जो इच्छा है, हमारी जो नफरत है, वही सफिशिएंट होगी। अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग फायर रिप्रेजेंट डिज़ायर एंड आइस रिप्रेजेंट हेट्रेड। और पोएट के अकॉर्डिंग फायर यहाँ पर डिज़ायर के लिए स्टैंड करती है और आइस का मतलब है हेट्रेड। डिज़ायर लाइक फायर स्प्रेड रैपिडली एंड एनगल्फ वंस लाइफ। डिज़ायर एक फायर की तरह बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है और वो किसी की भी ज़िंदगी को डिस्ट्रॉय कर सकती है। सिमिलरली हेट्रेड फिल्स द लाइफ विद पॉइजन। Now the question number 6 is, what did Griffin the scientist do to escape after setting the fire to his landlord's house? ग्रिफिन जो साइंटिस्ट है उसने अपने लैंडलॉर्ड के हाउस को आग लगाने के बाद वो कैसे वहाँ से भागा? द आंसर इज ग्रिफिन वॉज डिसलाइक बाय हिज लैंडलॉर्ड एंड टू टेक रिवेंज ग्रिफिन सेट द फायर टू द हाउस। कि ग्रिफिन को उसका लैंडलॉर्ड बिल्कुल पसंद नहीं करता था और इसीलिए रिवेंज लेने के लिए ग्रिफिन उसके घर में आग लगा देता है। ही swallowed द ड्रग एंड रिमूव हिज क्लोथ्स टू बिकम इनविजिबल टू escape फ्रॉम देयर। और वहाँ से भागने के लिए वो क्या करता है, वो ड्रग को खाता है और इनविजिबल बन जाता है आफ्टर रिमूव हिज क्लॉथ। नाउ ही बिकेम अ होमलेस नेकेड वंडरर हु वॉज रोमिंग इन द फ्रीजिंग नाइट्स इन लंदन स्ट्रीट। अब वो एक होमलेस नेकेड वेंडर बन गया है, भटकने वाला, जो कि लंदन की जमा देने वाली ठंड में गलियों में भटक रहा था। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन नंबर 7 इज, डिड एब्राइट हैव अदर इंटरेस्ट बिसाइड साइंस? मेंशन देम। कि रिचर्ड एब्राइट जो था उसके साइंस के अलावा और किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट थे? अगर थे तो उन्हें मेंशन करना है। द आंसर इज यस, अकॉर्डिंग टू द रिचर्ड ए वेवियर। अब ये रिचर्ड ए वेवियर कौन है? ये इसका एसएसटी का टीचर था, रिचर्ड एब्राइट का। कहते हैं कि रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, कि रिचर्ड एब्राइट एक ए स्टूडेंट था। अपार्ट फ्रॉम हिज इंटरेस्ट इन साइंटिफिक रिसर्च ही हैड अदर इंटरेस्ट आल्सो। कि स्टडी साइंटिफिक स्टडी के अलावा, रिसर्च के अलावा उसका इंटरेस्ट दूसरी चीज़ों में भी था, जैसे कि ही वॉज अ गुड डिबेटर, इकोनॉमिस्ट एंड फोटोग्राफर, पर्टिकुलरली द नेचर वन। क्लियर? नाउ द 8th क्वेश्चन इज, व्हाट अनयूजुअल रीज़न वॉज भोली सेंट टू स्कूल? भोली को किस अनयूजुअल रीज़न के लिए स्कूल भेजा गया? ओके, तो देखो बेटा, ये क्वेश्चन लॉन्ग भी आ सकता है, तो हम इस लॉन्ग के अकॉर्डिंग कर लेते हैं, शॉर्ट तो अपने आप ही कवर हो जाएगा। सो इफ़ यू रिमेंबर द चैप्टर, तो चैप्टर में एक स्टेज आता है व्हेन भोली वॉज 7 ईयर ओल्ड। जब वो 7 ईयर्स की होती है, अ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन हर विलेज। उसके विलेज में एक प्राइमरी स्कूल खुलता है फॉर गर्ल्स ओनली, ठीक है, जिसका इनॉग्रेशन करने के लिए आते हैं तहसीलदार। किस पे आते हैं? अपने ब्लैक कलर के हॉर्स पे, ठीक है। एंड जब वो आते हैं तो वो रामलाल, जो कि भोली का फादर है, उन्हें सजेस्ट करते हैं, सिंस ही वॉज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट इन द विलेज, ही मस्ट सेंड हिज डॉटर टू स्कूल इन ऑर्डर टू सेट एग्जाम्पल सो डैट अदर्स वुड सेंड देयर डॉटर्स टू स्कूल। क्लियर? कि जो रामलाल था वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय था, वो गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था, तो उसे कहता है कि तुम अपनी डॉटर्स के भेजो ताकि दूसरे लोग आपको देख के मोटिवेट हो जाए और गर्ल्स को स्कूल में भेजे, ठीक है। अब रामलाल जो था, ही डिड नॉट वांट टू सेंड हिज डॉटर टू स्कूल, तो वो जाता है एंड ही कंसल्टेड विद हिज वाइफ, एंड उसकी वाइफ का एक एक्सप्रेशन है, टेक्स्ट मैसेज गिवन है, वो कहता है कहती है कि इफ़ वी सेंड आवर डॉटर्स टू स्कूल, अगर हम अपने डॉटर्स को स्कूल में भेजेंगे, देन हु विल मैरी देम, तो उससे शादी कौन करेगा। एंड फाइनली दे कंक्लूडेड दैट कि चलो एक काम करते हैं, लेट्स सेंड भोली टू द स्कूल सिंस ही हैड अगली फेस एंड लैक ऑफ सन्स, ठीक है, तो उसकी शादी होने के तो चांसेस भी कम है। एंड फाइनली दे डिसाइडेड टू सेंड भोली टू स्कूल। क्लियर? तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो ये सभी के सभी पॉइंट्स आपको उसमें
इंक्लूड करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। क्लियर इज So, in order not to shake writer's faith in God, the postmaster came up with an idea to answer the letter. What does the statement tell us about the postmaster? Was the idea successful? How did the receiver react? ओके हमें एक स्टेटमेंट दे दी गई है और उस स्टेटमेंट के बेसिस पे हमसे 3 क्वेश्चन पूछ ले गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि पोस्ट मास्टर, इस स्टेटमेंट के थ्रू हमें क्या पता चलता है पोस्ट मास्टर के बारे में। सेकंड, इसमें एक आइडिया की बात की जा रही है, तो वो आइडिया क्या है और वो क्या सक्सेसफुल रहा। थर्ड, जो रिसीवर है जिसे भी वो रिप्लाई करना चाहता है उसका क्या रिएक्शन है। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस का हमने आंसर देना है इस लॉन्ग क्वेश्चन में। सो द आंसर इज व्हेन द पोस्टमास्टर सॉ द लेटर एड्रेस टू गॉड, जब पोस्टमास्टर देखता है लेटर को जिस पे भगवान का एड्रेस लिखा होता है, ही ब्रोक आउट लाफिंग, वो हंसने लग जाता है। बट सून ही बिकेम सीरियस, वो सीरियस हो जाता है। ही वॉज अमेज्ड एट द फेथ ऑफ राइटर एंड विश्ड दैट he too could have the faith of the man who wrote the letter. क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है राइटर से, क्योंकि वो चाहता है कि जो फेथ, जो विश्वास राइटर का भगवान में है, काश उसके पास भी होता। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमने स्टेटमेंट के बारे में बता दिया, मिक्स है थोड़ा सा। देन ही वॉज अ गॉड फेयरिंग मैन, ही स्टैंड फॉर पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था वो गॉड फेयरिंग मैन था, जो भगवान में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है। देयरफॉर इन ऑर्डर नॉट टू शेक्स राइटर फेथ इन गॉड, ही डिसाइडेड टू आंसर द लेटर, और इसीलिए वो चाहता नहीं था भगवान का जो विश्वास है उस आदमी का जिसने लेटर लिखा है वो टूटे ना। तो वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है कि वो उस लेटर का आंसर लिखेगा। बट एज ही रीड द पेपर, जैसे ही वो पेपर को रीड करता है, ही केम टू नो, उसे पता चलता है डैट टू आंसर द क्वेश्चन ओनली गुड विल वॉज नॉट रिक्वायर्ड, कि इसका आंसर देने के लिए सिर्फ एक गुड विल होना वो सफिशिएंट नहीं है, बट ही नीडेड सम मनी, पर साथ ही साथ उसे क्या चाहिए, कुछ पैसे भी चाहिए। सो ही स्टार्टेड कलेक्टिंग मनी, और इसीलिए वो पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़ एंड फ्रेंड्स, वो पैसे मांगता है, कलेक्ट करता है अपने एम्प्लॉयज़ से और फ्रेंड से। ही इवन हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, वो अपनी सैलरी का एक हिस्सा भी उसमें इंक्लूड करते हैं। फाइनली ही वॉज एबल टू कलेक्ट ओनली 70 पैसों, और आखिरकार वो 70 पैसे इकट्ठे कर लेता है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, वो मनी को एक एनवेलप में पा देता है, एंड साइन एज गॉड, और उस पर भगवान के साइन कर देता है, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक मैंस फेथ टू बी ब्रोकन, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि जो मैन का विश्वास है वो ना टूटे। ये स्टेटमेंट थोड़ी गलत है, बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू ब्रेक मैंस फेथ होगा, यहाँ पे टू बी ब्रोकन नहीं आएगा। दिस शोज, ये दिखाता है हाउ सेल्फलेस ही वॉज, कि वो कितना सेल्फलेस है। देखो इफ़ पोस्ट मास्टर वॉन्ट, तो वो क्या कर सकता था, वो वहाँ पे अपने साइन कर सकता था क्रेडिट लेने के लिए, बट वो बिल्कुल सेल्फलेस था। वो चाहता था कि मुझे ना क्रेडिट मिले, बस बंदे का ट्रस्ट नहीं टूटना चाहिए। डैट्स वाई उसने भगवान के साइन किए वहाँ पे, एंड दिस इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, फिर बात करते हैं द नेक्स्ट संडे, अगले ही संडे, व्हेन लेंचो विजिटेड द पोस्ट ऑफिस, जब लेंचो जाता है पोस्ट ऑफिस में टू गेट हिज मेल, अपना मेल लेने, मतलब रिप्लाई लेने, ही वॉज हाइडिंग बिहाइंड द विंडो, ही यहाँ पे स्टैंड करता पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर जो था वो विंडो के पीछे छुपा हुआ था, टू सी द मैन्स हैप्पीनेस, वो देखना चाहता था जब लेंचो को लेटर मिलेगा तो उसकी हैप्पीनेस कैसी होगी। बट एट लास्ट व्हेन ही रीड लेंचोज रिप्लाई, और जब लेंचो कोई भी इमोशन नहीं शो करता और वो उसका एक रिप्लाई लिख कर चले जाता है, और वो जब उसे रीड करता है रिप्लाई को, एंड देखता है कि उसमें लेंचो ने उसे बंच ऑफ क्रुक कहा है, ही डिड नॉट फील बैड, वो बिल्कुल भी बैड नहीं फील करता। देखो एक पर्सन कोई भी होगा तो उसका नेचर क्या होगा, इफ़ आई डू समथिंग गुड टू यू एंड बदले में मुझे आप कुछ बुरा कर रहे हो, देन डेफिनेटली ह्यूमन नेचर के अकॉर्डिंग मुझे आप पे गुस्सा आएगा। बट लेंचो के इस रिएक्शन से पोस्ट मास्टर बिल्कुल भी सैड नहीं होता। ठीक है, बट ही वॉज हैप्पी, पोस्ट मास्टर हैप्पी होता है एज ही वॉज सक्सेसफुल इन सेविंग मैंस फेथ इन गॉड, क्योंकि वो बहुत सक्सेसफुल हो गया था उस आदमी का विश्वास रखने में भगवान की तरफ। ठीक है, और इस तरह एक अच्छा सा आंसर हमारा बन गया। क्लियर?
Okay, the next question is from Anne Gregory poem. The question is, the poet's view about the beauty are not justified and his arguments are correct. Express your view in support of Anne. मीन्स जो यहाँ पे पोइट है W.B. येट्स, उसकी जो डेफिनेशन है अबाउट ब्यूटी वो इनकरेक्ट है, जबकि एने का आर्ग्यूमेंट कहीं ना कहीं सही है। तो हमने एने की बात को सपोर्ट करना है। क्लियर? तो आंसर क्या बनेगा? आंसर भी लाइक विलियम बटलर येट्स कन्वे द मैसेज ऑफ ब्यूटी बाय मेकिंग अ कन्वर्सेशन विद एने ग्रेगरी। विलियम बटलर येट्स क्या कर रहा है? वो एक मैसेज कन्वे कर रहा है ब्यूटी का किसके थ्रू? एक कन्वर्सेशन के थ्रू, जो कि वो कर रहा है एने ग्रेगरी के साथ। ही एम्फसाइज्ड ऑन द कलर ऑफ एनेज हेयर इज एन एलिमेंट दैट वुड अट्रैक्ट अटेंशन ऑफ द लवर्स। उसका मानना ये है कि जो एने के हेयर हैं, ब्लंट हेयर हैं, वो एक अटेंशन ग्रैबर हैं, जिसके कारण जो लवर्स हैं वो एने की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। हर ब्यूटीफुल येलो हेयर ऑफ एने ग्रेगरी रिप्रेजेंट द फिजिकल ब्यूटी। और यहाँ पे उसके हेयर के लिए इसलिए रेफरेंस दिया जा रहा है बिकॉज हियर द पोइट्स वांट्स टू टॉक अबाउट एने ग्रेगरीज फिजिकल ब्यूटी। क्लियर? इन द सेकेंड एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोएम, सेकेंड एक्सट्रैक्ट में पोएम की एने रिस्पॉन्डेड, एने इसी का रिप्लाई दे रही है। शी बी लाइक if she change her hair's color, she might shift attention of young man inspired toward her inner beauty. तो एने कहती है कि ठीक है, मैं अपने हेयर को डाई कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा, जो लवर्स है उनका अटेंशन मेरी फिजिकल ब्यूटी पे ना होकर मेरी इनर ब्यूटी की तरफ चला जाएगा। शी वॉन्टेड टू बी लव्ड फॉर वॉट शी इज़ एज अ पर्सन, नॉट फॉर हनी कलर्ड रैम्पार्ड ऑन हर ईयर्स। वो कहती है कि आई वॉन्ट माई लवर टू लव मी फॉर माई इनर शेक। ठीक है, शी डोंट वॉन्ट दैट कि जो लवर्स है वो सिर्फ उसके रैम्पार्ड, उसके हेयर या उसकी फिजिकल ब्यूटी की तरफ ही अट्रैक्ट हो, बट उसकी इनर क्वालिटीज़ की तरफ भी। द फाइनल स्टेंजा क्लैरिफाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी। और इसी पोएम की जो लास्ट एक्सट्रैक्ट है उसमें ब्यूटी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट दिया गया, जो वो बताता है पोएट कि एन ओल्ड रिलीजियस मैन इज कोटेड। एक ओल्ड रिलीजियस मैन ने कहा है, ही डिस्क्राइब ब्यूटी एज अ प्योर। उसका मानना यह है कि जो ब्यूटी होती है वो बिल्कुल प्योर होती है, पायोस होती है, प्लेंटीफुल कैरेक्टर ऑफ पर्सन दैट इज नोटिस बाय ओनली बाय गॉड। मीन्स अगर किसी पर्सन को कोई सच्चा प्यार कर सकता है तो वो कौन कर सकता है? ओनली गॉड। ह्यूमन्स फेल टू आइडेंटिफाई रियल ब्यूटी दैट लाइज बीनीथ एक्सटर्नल फीचर्स। और ह्यूमन्स अक्सर फेल हो जाते हैं हमारी इनर क्वालिटीज़ को जज करने में, हमारी इनर क्वालिटीज़ को समझने में। और कौन समझ सकता है इसे? सिर्फ और सिर्फ गॉड द ऑलमाइटी। क्लियर? So the next question is, what kind of person is Matilda's husband? मटिल्डा के हस्बैंड मीन्स मिस्टर लोइजल किस तरह के पर्सन हैं? और आपने इसे वैलिडेट करना है विद द रेफरेंस टू द टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट से कुछ एग्जांपल्स लेकर इस चीज़ को वैलिडेट करना है। सो द आंसर इज a humble clerk in the board of education, Mr. Loisel is a contented person. He is quite happy being what he is, an ordinary middle class man. मिस्टर लॉइजल जो कि एक क्लर्क है बोर्ड ऑफ एजुकेशन में, वो बहुत ही कंटेंटेड पर्सन है। मीन्स ही इज़ सेटिस्फाइड विद हिज लाइफ, वट एवर गॉड हैज़ गिवन हिम, वो उससे हैप्पी है टू बी अ ऑर्डिनरी एंड मिडिल क्लास मैन, अनलाइक मटिल्डा लॉइजल जो कि एक लग्जीरियस लाइफ जाती थी। ठीक है, he has simple desire and joys which he can afford to have within his limited resources. इसकी जो डिज़ायर्स है, इच्छा हैं, वो बहुत ही लिमिटेड हैं एंड वो छोटी छोटी चीज़ों में हैप्पीनेस को ढूंढता है एंड और उतने में ही रहना चाहता है जितने की उसके रिसोर्सेज है, जितनी उसकी अर्निंग है। He is thankful for all the little graces that God has gifted him. और भगवान ने उसे जितना भी दिया है, ठीक है, जो भी उसके पास है, he is quite satisfied with them and happy है उनसे। और इसके अगर हम कंट्रेरी देखें तो मटिल्डा लॉइजल बिल्कुल ही अनहैप्पी होती है, वो अलग ही दुनिया में अज्यूम कर रही होती है। He loves and cares for his wife very much. वो अपनी लाइफ की बहुत ज़्यादा केयर करता है और लव करता है उसे।
He tries to make his wife always happy despite his poor economical condition. वो हर एक तरह से अपना बेस्ट देता है इन ऑर्डर टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, ठीक है, हालांकि उसकी खुद की इकोनॉमिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है. सो हिज बिहेवियर शोज डैट, और इसी तरह उसका बिहेवियर दिखाता है कि ही इज़ अ केयरिंग हस्बैंड टू, वो एक केयरिंग हस्बैंड है. इन द स्टोरी में व्हेन मटिल्डा वॉज वैक्स्ड not to have Joel to attend the ball, Mr. Loisel suggested her to wear some natural flowers, but she refused. जब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है कि मेरे पास ड्रेस की मैचिंग की कोई ज्वेलरी नहीं है, मैं बॉल पार्टी में क्या पहन कर जाऊँगी, उस समय मिस्टर लॉइजल जो है वो उसे सजेस्ट करता है कुछ नेचुरल फ्लावर्स को वियर करने के लिए, लेकिन वो उसे रिफ्यूज़ कर देती है, मना कर देती है. ही इज़ आल्सो वेरी इकोनॉमिकल, वो बहुत ही इकोनॉमिकल है, बट ही ऑलवेज फेसेस प्रॉब्लम टू फुलफिल हिज वाइफ विशेस, लेकिन वो हमेशा रेडी रहता है अपनी वाइफ की विशेस को पूरा करने के लिए. जैसे ही गेव हर 400 फ्रांसिस डैट इज सेव टू बाय अ गन, वो अपने 400 फ्रांसिस अपनी वाइफ को दे देता है जो कि उसने सेव किए थे गन खरीदने के लिए. ही इज़ अ ड्यूटी कॉन्शियस एंड डिसिप्लिन मैन, वो ड्यूटी कॉन्शियस था, वो कभी भी अपने वर्क से ऑफ नहीं रहना चाहता था, एंड एक डिसिप्लिन पर्सन था. और ये कैसे पता चलता है? व्हेन दे रिटर्न होम wearily after Matilda's loss of necklace, but still he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. और जब वो वापस लौट कर आते हैं, मटिल्डा का नेकलेस खो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान है, फिर भी वो इस बात को माइंड में रख रहा था कि उसे 10 बजे तक ऑफिस में पहुंचना है. ऑल दिस शोज डैट ही वॉज अ रिस्पॉन्सिबल एंड डिसिप्लिन्ड हस्बैंड, और ये सारी चीज़ें दिखाती है कि एक रिस्पॉन्सिबल और डिसिप्लिन्ड हस्बैंड है. क्लियर? तो ये एक अच्छा सा कैरेक्टर स्केच है मिस्टर लॉइजल का. कई बार मैंने देखा है उसके क्वेश्चंस आते हुए प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स में, ठीक है, बोर्ड हरियाणा बोर्ड में तो कई बार आ गए हैं, तो इन्हें अच्छे से रीड आउट कर लेना. सो द लास्ट क्वेश्चन इज, Harriot enjoyed the lavish meal during Tricky's stay, but still he felt compelled to inform Mrs. Pampere about the recovery of Tricky. कि हैरियट जो भी मिसेस पंपेरी सामान बेचती थी, खाने का ईटेबल्स बेचती थी फॉर द ट्रिकी, वो उन्हें खुद ही इंजॉय कर लेता था, ठीक है, बट फिर भी वो कहीं ना कहीं कंपेल फील करता है कि मुझे मिसेस पंपेरे को रियलिटी बता देनी चाहिए कि ट्रिकी अब ठीक हो चुका है. वाई डिड ही नॉट कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर टाइम, उसने ट्रिकी को क्वेश्चन किया है कि उसने ट्रिकी को इतने और ज़्यादा देर के लिए क्यों नहीं अपने पास रखा. सेकेंड, डिड ही फील कंसर्न फॉर मिसेस पंपेरी, क्या वो मिसेस पंपेरी के लिए कंसर्न था, उनके लिए परेशान था, चिंतित था या नहीं था, ठीक है. तो ये हमारा क्वेश्चन है. रिमेंबर क्लास, देखो इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर बनाए जाऊँ टू बी ऑनेस्ट, तो वो 1 और 2 लाइन का ही होगा, ठीक है. मैक्स होगा तो 3 मार्क्स में बन जाएगा, बट अगर कभी आपके पास 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है इन द पेपर, तो आपको उसे किस तरह से एनलार्ज करना है ये आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है. आप इसे इजीली बड़ा कर सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि पॉइंट्स को किस तरह देना है टू द एग्जामिनर, ठीक है. सो द आंसर स्टार्ट्स विद वेरी बिगनिंग. मिसेस पंपेरे हैड अ डॉग नेम ट्रिकी, मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग से बता दिया कि मिसेस पंपेरे का एक डॉग था जिसका नाम ट्रिकी था. ही बिकेम एक्सेसिवली फैट, बहुत ज़्यादा मोटा हो गया बिकॉज ऑफ ओवर ईटिंग, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खाता था. हिज आइज़ वर ब्लड शॉटेड, उसकी आइज़ जो थी रेड हो चुकी थी. एंड ही लुक लाइक अ ब्लटेड सॉसेज, और वो एक ब्लोटेड सॉसेज की तरह दिखता था. ही इवन डिनाई ईटिंग हिज फेवरेट डिशेज टू, और उसने अपने फेवरेट डिश खाने से भी मना कर दिया ऑलमोस्ट. This thing made Mrs. Pampere worried, and she called the veterinary surgeon Dr. Harriot for the help. और ये चीज़ मिसेस पंपेरे को परेशान कर देती है, वो कॉल करती है वेटरनरी सर्जन डॉक्टर हैरियोट को, ठीक है. यहाँ पे मेड की स्पेलिंग में ई मिसिंग है, टाइपिंग एरर है, ई लगा लेना, ठीक है. सो नेक्स्ट पैराग्राफ इज, डॉक्टर हैरियोट टुक ट्रिकी टू हिज सर्जरी. डॉक्टर हैरियोट ट्रिकी को लेकर अपने क्लिनिक पर चले जाते हैं. ही केप्ट एन आई ऑन हिम, वो उसके ऊपर अपनी नज़र रखता है. फॉर 2 days एंड गेव हिम नो फूड, और 2 दिन के लिए कोई खाना नहीं देता, बट प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक, बट बहुत सारा पानी देता है पीने के लिए. एट द एंड ऑफ द डे
सेकेंड डे के एंड पर ही स्टार्टेड शोइंग सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग। यहाँ ही स्टैंड करता है वो ट्रिकी स्टार्ट कर देता है शो करना इंटरेस्ट अपने सराउंडिंग्स पे, अपने आसपास। ऑन थर्ड डे और तीसरे दिन तो बिगेन टू फाइट विद अदर डॉग्स, और अगले तीसरे दिन तो वो दूसरे डॉग्स के साथ फाइट भी करना स्टार्ट कर देता है। वाइल ही स्टे एट सर्जरी, जब वो सर्जरी में रह रहा था, मिसेस पम्पेरे स्टार्टेड सेंडिंग एग्स टू अ डजन एट अ टाइम। मिसेस पम्पेरी एक दर्जन अंडे भेजने लग गई, एग्स भेजने लग गई। शी आल्सो सेंट बॉटल्स ऑफ वाइन्स एंड ब्रांडी फॉर ट्रिकीज हेल्थ, और वो इसके अलावा बहुत सारी बॉटल्स ऑफ वाइन्स एंड ब्रांडी ट्रिकी की हेल्थ के लिए भेजना उसने स्टार्ट कर दिया। बट डैट वॉज कंज्यूम्ड बाय मिस्टर हैरियोट, लेकिन वो सारा की सारा कौन यूज़ कर रहा है? मिस्टर हैरियोट एंड हिज कलीग्स। हैंस हैरियोट इंजॉयड द स्टे ऑफ ट्रिकी, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो ट्रिकी के स्टे को इंजॉय कर रहा था। ही डिड नॉट वॉन्ट टू कीप ट्रिकी फॉर अ लॉन्गर टाइम बिकॉज ही फेल्ट कंसर्न फॉर मिसेस पम्पेरे, और वो ट्रिकी को इसलिए ज़्यादा दिन तक नहीं रख पाया क्योंकि वो परेशान था, उसे बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी मिसेस पम्पेरे की। He did not want to separate the pet from his owner, so he returned him back. और the only reason, जो मेन रीज़न है वो ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो उस पेट को, ट्रिकी को, उसके ओनर से दूर रखे। That's why he returned him back. क्लियर? तो इस तरह से अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है, आपको नहीं लगता है कि आप उसका पूरा आंसर नहीं बन रहा है, 2 या 3 लाइन में सम अप हो रहा है, तो इस तरह से आप समरी टाइप में बनाकर भी उसका आंसर दे सकते हो। बट रिमेंबर, टू द पॉइंट जाना है, एक्सेस में नहीं जाना है, और कोशिश करना कि सिर्फ रेलेवेंट ही डाटा हो। ठीक है? सो हियर वी डन विद टुडेज़ वीडियो। आई विश आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. Like, share and subscribe. Thank you, class.